सभी को नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे हिंदी कहानी का उद्भव और विकास। कहानी हम किसे कहते हैं, कहानी की परिभाषा कैसे कवि दी है, कहानी के तत्व, कहानी के विकास, ये आज हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। कहानी तो यूँ हम सामान्य रूप से कह सकते हैं एक कथा के रूप में, यानी जो कहना होता है। हम साहित्यिक रूप से आज हम हिंदी के साहित्य में यह शब्द विशेष शब्द के रूप में रूढ़ हो गया है। इसलिए जो हम पहले कहते थे, नानी दादी द्वारा जो बातें बताई जाती थी, वह एक कहानी के रूप में बोला जाता था। इस कहानी को प्रेमचंद जी ने अपने शब्दों में कहा है कि जिस कहानी वह होती है जिसमें जीवन के एक अंग या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। उपन्यास की भांति उसमें मानव जीवन का संपूर्ण तथा वृद्ध रूप दिखाने का प्रयास नहीं किया जाता, न उसमें उपन्यास की भांति सभी रसों का मिश्रण होता है। वह एक रमणीय उद्यान नहीं जिसमें भांति भांति के फूल बेल बूटे सजे हुए हैं, बल्कि वह एक ऐसा गमला है जिसमें एक ही पौधे का माधुर्य अपने समुन्नत रूप से दृष्टिगोचर होता है। इसको हम क्या कहते हैं, कहानी। इस प्रकार वे कहानी में जीवन के किसी एक अंग मनोभाव की अभिव्यक्ति अनिवार्य मानते हैं, लेकिन प्रेमचंद उस कहानी को सर्वोत्तम मानते हैं जो किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर आधारित होती है। हम किसी भी अध्याय को पढ़ते हैं तो अब कहते हैं कि कहानी के तत्व, कहानी कैसे बनती है, यानी उसमें कुछ तत्व होते हैं। जैसे कहानी में कथा वस्तु होती है। कथा वस्तु कहानी में अत्यंत संक्षिप्त होती है। कहानीकार अपने पाठक को अंत तक पहुंचाने में इधर उधर घुमाने या चिलम तंबाकू पीने का अवकाश नहीं देता, यानी वो घटना को परस्पर संबंध होना भी आवश्यक मानता है और उनका तारतम्य होना भी जरूरी होता है। वो होता है कथा वस्तु। पात्र चरित्र चित्रण का संबंध पात्रों से होता है। कहानी में पात्रों की संख्या कितनी होनी चाहिए, कितना उसमें उनका दिखाया जाना चाहिए या नहीं दिखाएं, ये क्या होता है पात्र चरित्र चित्रण में। कुछ पात्र ऐसे होते हैं कल्पना के आधार पर होते हैं, कुछ होते हैं वास्तविक संसार के अनुसार, तो वो होते हैं कहानी के तत्वों में। अब है कथोपकथन या वार्तालाप द्वारा ही हम पात्रों के हृदयगत भावों को समझ सकते हैं। कहानी में कथोपकथन का तिहरा काम रहता है। उसके द्वारा पात्रों के चरित्र का परिचय ही नहीं मिलता, वरना उसके सहारे कथानक भी अग्रसर भी होता है। चौथा है कि वातावरण। किसी भी कहानी को या किसी उपन्यास को या नाटक को, उसके लिए वातावरण का भी होना बहुत ज़रूरी है। वातावरण देश काल की स्पष्टता का झलक उसमें होना अनिवार्य है, तभी वो कहानी अच्छी रूप से बन सकती है। उद्देश्य। प्रत्येक कहानी में कोई न कोई उद्देश्य लक्ष्य होता है, तभी वह कहानीकार का ध्येय केवल मनोरंजन या लंबी रातों काट करके नहीं होता है, बल्कि वह जीवन से संबंधित कुछ तथ्य भी देना जरूरी होता है। शैली। अब कहते हैं शैली कैसी होनी चाहिए। शैली का संबंध कहानी के किसी एक तत्व से नहीं, वरना सब तत्वों से है और उसकी अच्छाई बुराई का प्रभाव पूरी कहानी पर पड़ता है। कला की प्रेषणीयता, दूसरों को प्रभावित करने की शक्ति शैली पर ही निर्भर होती है। ये होते हैं कहानी के तत्व। अब हम कहानी के विकास को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। प्रेमचंद जी, क्योंकि कहानीकार प्रेमचंद जी को लेकर के हमने लिखी हैं कहानियाँ, तो यानी प्रेमचंद पूर्व युग, प्रेमचंद युग और प्रेमचंदोत्तर युग और स्वातंत्र्य युग, इन 4 युगों में बांट करके कहानी का विकास दिखाया गया है। प्रेमचंद युग में ये कहा गया है कि कहानी मनोरंजन युग प्रधान कहानियाँ दिखाई गई थी। उससे पहले कहानियों में केवल ये ही था कि मनोरंजन के तथ्य मिलते थे, उनमें जीवन की वास्तविकता का झलक नहीं होता था। तो वो कहानियाँ क्या होती थी, प्रेमचंद जी से पूर्व की कहानी, जैसे वृंदावन वर्मा की राखी बंधन भाई, इंदु पत्रिका में छपी, प्रसाद जी की ग्राम रसिया बालम और राधिका रमन की कानों में कंगना, चंद्रदत्त शर्मा की गुलेरी की है उसने कहा, आदि कहानियाँ हैं जो केवल उस समय प्रकाशित हुई थी। इन कहानियों में जीवन के वास्तविक तथ्यों का भी कुछ
थोड़ा थोड़ा सा चित्रण मिलता है। अब है प्रेमचंद युग। हिंदी कहानी के विकास युग को प्रेमचंद युग से भी हम संबोधित किया जाए, क्योंकि सर्वप्रथम प्रेमचंद जी ने अपनी कहानी पंच परमेश्वर द्वारा हिंदी कहानी साहित्य में नवीन परंपराओं और नवीन युगों का सूत्रपात किया है। प्रेमचंद जी ने 300 से अधिक कहानियाँ लिखी हैं जो मानसरोवर के 8 भागों में विभाजित हैं। प्रेमचंद जी ने सभी प्रकार की कहानियों की रचना करके जैसे सामाजिक, पारिवारिक, चरित्र प्रधान, ऐतिहासिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक आदि कहानियाँ लिखी हैं। इन्होंने इन कहानियों में मध्यम वर्ग की अनुभूतियाँ और उसके जीवन की समस्याओं को अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है, जैसे विधवा विवाह, अनवेल विवाह, मद्यपान, संयुक्त परिवार के विघटन, वेश्यावृत्ति, पूंजीपति शोषण वृत्ति, आर्थिक असमानता, वैषम्य, कृषि, कृषकों आदि की कहानियों को दिखाया गया है। प्रेमचंद जी ने अपने कहानियों में वस्तु का नवीनीकरण ही प्रस्तुत नहीं किया, बल्कि मानवीय संवेदनाओं पर भी चोट भी की है। इस प्रकार प्रेमचंद जी आदर्शोन्मुख यथार्थ की डगर को पार करते हुए पूर्णतः यथार्थवादी रचनाकार बन गए हैं। इनके काल में और भी लिखे गए हैं कहानीकार, जैसे जयशंकर प्रसाद ने लिखी हैं 59 कहानियाँ लिखी हैं। आकाशदीप पुरस्कार, दुखिया, चंदा आदि कहानियाँ लिखी हैं। इनके अलावा और भी जैसे लिखे हैं दिल्ली, और भी कहानीकारों ने भी अपनी कहानियों का इसमें उल्लेख किया है। अब है प्रेमचंदोत्तर युग। प्रेमचंदोत्तर युग में हिंदी कहानी के अनेक परिवर्तन मिलते हैं। इस युग में कहानी लेखन की 2 धाराएं प्रभावित हुई हैं। एक मनोवैज्ञानिक कहानियाँ जिसमें जैनेन्द्र इलाचंद जोशी अज्ञ हैं। मनोवैज्ञानिक और मनोविश्लेषण कहानियाँ भी लिखी हैं। दूसरी धारा में समाजवादी कहानियाँ भी लिखी गई हैं। मनोवैज्ञानिक कहानियाँ। इन हिंदी कहानी साहित्य में जैनेन्द्र का आगमन एक नवीन विधा को सूचित करता है। जैनेन्द्र कुमार ने, इलाचंद जोशी, राहुल सांकरत्यायन अज्ञे ने कहानियाँ मनोविश्लेषण चित्रण किया है, और जैनेन्द्र ने तो गांधीवादी विचारधारा से भी अत्यधिक प्रभावित होकर के इन कहानियों में करुण, आत्मपीड़ा, सहानुभूति के भाव दिखाए हैं। जैसे जैनेन्द्र की कहानी है जाह्नवी, पाजे, पत्नी, विद्याधर, एक रात, नीलम देश की राज्य कहानी आदि ये कहानियाँ उनकी है। अज्ञे की है जैसे विपता, परंपरा, जयदौल, कोठरी, शरणार्थी, अमरवल्ली। भगवती वर्मा की है इंस्टॉलमेंट, सतमी के बच्चे आदि कहानियाँ दिखाई गई। प्रेमचंद्र युग में समाजवादी कहानियाँ भी लिखी गई हैं। समाजवादी कहानियाँ जिसमें समाज को आधार बना करके लिखी गई कहानियाँ हैं। इन कहानियों में जैसे दिखाया गया अभिशप्त की वो दुनिया, ज्ञान दान, पिंजरे की उड़ान, तर्क का तूफान आदि है। यशपाल मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित कलाकार है, इसलिए उनकी इस कहानियों को दिखाया गया है। इन कहानियों में यथार्थवादी दृष्टिकोण देखने को मिलता है, वहीं दूसरी ओर समाज की कृतियों पर भी कटु प्रहार देखने को हमें मिलता है। यशपाल ने कला और जीवन में स्वभाविता का समर्थन किया है। इन्होंने सामाजिक, ऐतिहासिक, पौराणिक सभी विषयों पर कहानियाँ लिखी हैं। यशपाल के साथ साथ राहुल सांकरत्यायन, रांगे राघव ने भी अनेक कहानियाँ लिखी हैं, जैसे रांगे राघव की गदल कहानी है, ऐसी कहानी है आदि कहानियों का इनमें चित्रण किया गया। आंचलिक कहानियाँ, यानी प्रेमचंदोत्तर काल में आंचलिक कहानियाँ भी लिखी गई थी, जो अंचल विशेष को लेकर के लिखी गई थी, जैसे रेणु जी के लाल पान की बेगम, तीसरी कसम, शिव प्रसाद सिंह की आर पार की माला, मुर्दा सराय, इन्हें भी इंतजार है आदि कहानी है। गुलरा के बाबा, हंसा जाए अकेला, मार्कंडे की प्रसिद्ध कहानी ये आंचलिक उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध थे। चौथा है कि प्रेमचंद यानी स्वातंत्र्य युग में कैसी कहानियाँ थी, यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भी हिंदी जगत में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, साठोत्तरी कविता आदि के समान हिंदी कहानी साहित्य में भी नई कहानी, सचेतन कहानी, समानांतर कहानी के रूप में चल निकली थी। नई कहानी जो 1950 से मानी जाती है, राजकमल प्रकाशन द्वारा नई कहानी पत्रिका से प्रकाशित हुई है, और नई कहानी के पुरोधर हम मानते हैं निर्मल वर्मा को, अमरकांत को, मोहन राकेश को, कमलेश्वर को, इनको हम नई कहानी के पुरोधर मानते हैं। इस राजकमल प्रकाशन में नई कहानी पत्रिका के संपादक नामवर सिंह है, जो नई कहानी, हिंदी कहानी को नई कहानी के नाम से संबोधित किया। नई कहानीकारों में है जैसे निर्मल वर्मा कुत्ते की मौत, अमरकांत की जिंदगी और जोक, दोपहर का भोजन, भीष्म साहनी की चीफ की दावत, मोहन राकेश की मलबे का मालिक, अज्ञे की रोज, शिव प्रसाद सिंह की कर्मनाशा की हार, मुर्दा सराय, दादी माँ, उषा प्रिय बदा की वापसी आदि कहानीकार हैं जो इस नई कहानी आंदोलन में जुड़े हुए हैं।
साठोत्तर कहानी, जो साठोत्तर कहानी हम उसे कहते हैं जो 1960 के आसपास दौर में लिखी हुई है। इस युग में बेरोजगारी की समस्या भी तीव्रता से बढ़ी है। बदलती परिस्थितियों के कारण कहानी में अनेक आंदोलन चल पड़ते हैं, किंतु कुछ कहानीकारों को छोड़कर अन्य कहानियों में भी कहानीपन का भाव दिखाई देता है। साठोत्तर कहानी में ज्ञान रंजन ने पूंजीवादी व्यवस्था के भयानक दुष्चक्र को पहचानने की कोशिश की है। संबंध, हास्य रस, दाम्पत्य इनकी कहानियाँ हैं, लेकिन घंटा और बही गमन ने दायरा बढ़ा दिया, इसलिए साठोत्तर काल में अनेक कहानीकार हुए हैं। फिर है सचेतन कहानी। सचेतन कहानी जो 1964 में मानी जाती है, जिसके संस्थापक है महीप सिंह, और महीप सिंह ने सचेतन कहानी का संपादन किया था। ये 1964 में आधार पत्रिका में सचेतन कहानी विशेषांक से आरंभ हुआ था। जीवन, उसके अनुभवों को सक्रियता में भोगना और जीना सचेतन कहानी का आधार कहा जाता है। सचेतन कहानी में नई कहानी को निरूपित निराशा, कुंठा, ऊब, अकेलापन, अनास्था का विरोध किया है तथा भारतीय परिवेश के भीतर भी सहज रूप में प्रवाहमान जीवन स्थितियों को भी अपनी विषय वस्तु बनाया गया है। इस आंदोलन में कमल जोशी, योगेंद्र गुप्त, वेद राही, हिमांशु जोशी, मनहर चौहान आदि लेखकों ने सक्रिय भागीदारी निभाई है। फिर है समानांतर कहानी। समानांतर कहानी 1972 में है, जो कमलेश्वर इसके रचयिता हैं, और कमलेश्वर ने सारिका पत्रिका के माध्यम से समानांतर कहानी आंदोलन चलाया। उन्हें आशीष सिन्हा, इब्राहिम शरीफ, कामतानाथ, मधुकर सिंह, मर्दुला गर्ग, श्रवण कुमार, रमेश उपाध्याय आदि रचनाकारों की कहानियाँ प्रकाशित की हैं। इस आंदोलन ने कहानी में आम आदमी को प्रतिष्ठित करने का बल दिया है। इन रचनाकारों ने आम आदमी के संघर्ष को, उसकी चिंताओं, मजबूरियों को भी रेखांकित किया है, इसलिए ये समानांतर कहानी में है। फिर है सक्रिय कहानी, जो 1979 में राकेश बख्श ने मंच पत्रिका के माध्यम से सक्रिय कहानी आंदोलन का सूत्रपात किया था। इसकी मूल प्रतिज्ञा को स्पष्ट करते हुए उन्होंने लिखा है कि चेतनात्मक ऊर्जा और जीवंतता की कहानी है, वो समझ और एहसास की कहानी जो आदमी को बेबसी, निहत्तेपन और नपुंसकता से निजात दिला करके स्वयं अपने अंदर की कमजोरी को खिलाफ खड़ा होने के लिए तैयार करने की जिम्मेदारी अपने सिर लेती है। चित्रा मधुगल, सच्चिदानंद, धूमकेतु, सुरेंद्र कुमार आदि लेखकों ने इस आंदोलन में सहयोग किया और सक्रिय कहानी की अवधारणा को समानांतर कहानी, जनवादी कहानी अवधारणाओं को मिला दिया गया, और इस आंदोलन का प्रभाव भी सीमित ही रहा। इस प्रकार से ये कहानियों का स्वरूप है। निष्कर्ष रूप से हम कह सकते हैं कि आज के कहानीकारों में वैचारिकता के अभाव के साथ साथ अपने सच का भी अभाव दिखाई पड़ता है। जिस प्रकार बचपन का देखा गांव आज बदल गया होगा, लेखक इस सच्चाई को बोलने का प्रयत्न करेगा तो निश्चय ही असफल होगा। प्रगतिशीलता का अर्थ भी यही लगाना तर्कसंगत नहीं है। जो कुछ भी गलत हो रहा है उसका कारण उच्च वर्ग है, केवल उच्च वर्ग ही शोषकों की श्रेणी से आता है। धन्यवाद।